आज हम स्पाइन करेंगे। ठीक है, स्पाइन के बारे में आपने पहले से काफी कुछ पढ़ा हुआ है, तो ये तो स्लाइड थोड़ा सा उसका रिवीजन है। उसके बाद हम जो है उसकी मैनेजमेंट पे आएंगे। ठीक है, स्पाइन का आपको पता है कि स्पाइन जो है वो उसके 4 कर्व्स होते हैं, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर एंड पेल्विक। Spine is a complex and functionally significant the human body, providing the mechanical linkage between the upper and the lower extremity. Okay. स्पाइन जो है वो कनेक्शन करवाता है अपर और लोअर एक्सट्रीमिटी का, एक आपका बॉडी फ्रेम फॉर्म करवाता है, और इसका फंक्शन होता है कि आपके जो है वो स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, और जो भी आपके फंक्शन है बॉडी के उसको जो है वो करवाना। स्पाइन जो है 33 वर्टिब्रास होते हैं, एज यू ऑल नो। इसमें 7 जो होते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, 5 फ्यूज्ड, 4 कॉक्सिक्स। ठीक है, दीज आर द स्पाइनल कर्व्स। ये जो है वो फ्रंट या इंटीरियर व्यू है, ये लेटरल व्यू है। ठीक है, मोशन सेगमेंट क्या होता है? मोशन सेगमेंट 2 वर्टिब्रा और उसके बीच के जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं वो मिलके एक मोशन सेगमेंट फॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आप बायोमैकेनिक्स में लास्ट जो है वो पढ़ चुके सेकेंड ईयर में। मोशन सेगमेंट क्या होता है? मोशन सेगमेंट 2 वर्टिब्रा, ठीक है, और उसके बीच में जो भी सॉफ्ट टिश्यूज आ रहे हैं, लिगामेंट्स हो गए, मसल्स हो गए, डिस्क हो गई, जो भी सॉफ्ट टिश्यू आ रहे हैं वो मिलके एक मोशन सेगमेंट बनाते हैं। ठीक है, स्पाइन पे जो भी मूवमेंट होती है वो एक मोशन सेगमेंट होती है। ऐसा नहीं कि एक वर्टिब्रा अकेला खाली मूव कर सकता है। 2 वर्टिब्रा और उसके बीच के जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं मिलके समझो कि एक जॉइंट बना रहे हैं जिसपे आपकी स्पाइन की मूवमेंट्स या जो भी फंक्शन हो रहा होता है। ठीक है, तो मोशन सेगमेंट 3 चीजें मिलके बनाते हैं, 2 वर्टिब्रा और सॉफ्ट टिश्यूज। ठीक है, यही उसी की स्ट्रक्चर दिखाई गई है। ये एक वर्टिब्रा है, एक दूसरा वर्टिब्रा है। ठीक है, और इसके बीच में सारे सॉफ्ट टिश्यूज, डिस्क आ गई, लिगामेंट्स आ गए, तो ये सारी जो है एक मोशन सेगमेंट की पिक्चर है। एक मोशन सेगमेंट में आपके 3 जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, एक मोशन सेगमेंट में 3 एंटीरियर, एक एंटीरियर होता है और 2 पोस्टीरियर साइड पे होते हैं। एंटीरियर साइड पे इंटरवर्टिब्रल जो है वो आपका जॉइंट होता है, जिसको आप इंटरवर्ट मतलब जो वर्टिब्रास बीच में डिस्क होती है जिसको आप कहते हो इंटरवर्टिब्रल जॉइंट, एक तो वो होता है। 2 पोस्टीरियर भी जॉइंट होते हैं, दैट आर द फेसेट जॉइंट्स। ठीक है, सुपीरियर एंड इंफीरियर फेसेट जॉइंट्स। पोस्टीरियर साइड पे 2 ये भी होते हैं, तो 3 जॉइंट्स मिल होते हैं एक जो है वो मोशन सेगमेंट। व्हाट इज ऑफ द फेसेट जॉइंट? फेसेट जॉइंट का क्या फंक्शन है? क्योंकि मोस्टली जब भी आप लोगों से पूछा जाता है कि स्पाइन में कौन सा जॉइंट होता है, तो सब यही कहते हैं कि इंटरवर्टिब्रल जॉइंट। फेसेट जॉइंट को कोई कम मेंशन करता है, लेकिन फेसेट जॉइंट बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। मोस्टली जो भी इंजरीज होती हैं वो भी ज्यादातर जो है वो फेसेट जॉइंट से ही रिलेटेड होती हैं, जो भी ओवर यूज इंजरीज थी। तो फेसेट जॉइंट का एक अपना रोल है। फेसेट जॉइंट का काम क्या है? फेसेट जॉइंट को it limits the range of motion in the different region of spine. Disc and the facet joint has ability to resist the 80% of the rotational torsion in the shear. ठीक है, डिस्क पे जो आपका रोटेशनल और shear फोर्स पड़ रहा है, 80% उस फोर्स को जो रेजिस्ट करता है वो डिस्क और फेसेट जॉइंट मिलकर करवाते हैं। To assist in the load bearing sustaining up to जब जब पर्सन वेट बियरिंग पोजीशन में है तो जाहिर सी बात है उसका पूरा वजन स्पाइन पे पड़ता है। ठीक है, आपको पता है कि जैसे जैसे स्पाइन मतलब नीचे लेवल पे आती जा रही है उस पे वजन और बढ़ता जाता है। जैसे सर्वाइकल स्पाइन है उस पे वेट इतना नहीं होगा जितना थोरेसिक पे होगा, थोरेसिक पे इतना नहीं होगा जितना लंबर पे होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वेट जो होता है वो लोअर स्पाइन पे होता है, लंबर रीजन पे। ठीक है,
लेकिन कुदरती उसकी स्ट्रक्चर इस तरह से बनी हुई है कि जैसे जैसे स्पाइन नीचे आती जाती है तो उसकी बॉडी की साइज या डायमीटर जो है वो बड़ा होता जाता है। सर्वाइकल की स्पाइन की बॉडी का साइज छोटा होगा एज कम्पेयर टू लंबर। लंबर का जो है वो बड़ा होता है, ताकि वहां पे जो है वो लोड क्योंकि ज्यादा पड़ रहा है इसलिए वो उसको बियर आसानी से कर लेता है। जितना डायमीटर ज्यादा होगा उतना वो वेट को ज्यादा रेजिस्ट कर पाता है। ठीक है, तो फैसिट जॉइंट का एक तो काम क्या है कि जो शियर और रोटेशनल फोर्सेस पड़ रहे हैं जॉइंट पे उसको जो है वो डिस्क के साथ मिलके 80% उसको रेजिस्ट कर रहा होता है। दूसरा उसका काम क्या है कि जब इंसान वेट बियरिंग पोजीशन में है तो जाहिर सी बात है उस वक्त स्पाइन पे कंप्रेसिव लोड पड़ रहा है, तो जो 30% कंप्रेसिव लोड है वो फैसिट जो है वो मैनेज कर रहा होता है। ठीक है, वो उसको रेजिस्ट कर रहा होता है, बाकी जो है वो स्पाइन की दूसरी स्ट्रक्चर्स कर रही होती है। ठीक है, इसी वजह से अगर फैसिट जॉइंट डिस्टर्ब होते हैं तो जाहिर सी बात है वो इतना रेजिस्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से स्पाइन पे प्रेशर पड़ता है और कंप्रेसिव फोर्स भी पड़ेगा, रोटेशनल टॉर्जन फोर्स भी पड़ेगा, तो जिसकी वजह से आगे जाके इंजरीज हो सकती है। ठीक है, ये फैसिट जॉइंट दिखाया गया है कि फैसिट जॉइंट पे ये हाइपर एक्सटेंशन में है स्पाइन और ये फैसिट जॉइंट है। ये दिखा रहा है कि फैसिट जॉइंट पे जब हाइपर एक्सटेंशन में होती है स्पाइन तब मैक्सिमम जो है वो कांटेक्ट में होती है, मैक्सिमम फोर्स पड़ रहा होता है। ठीक है, तो जब ये हाइपर एक्सटेंशन में जा रही है तो यहाँ पे जो है वो फैसिट जॉइंट एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं और उसको रेजिस्ट कर रहे हैं उस फोर्स को। उस वक्त हाइपर एक्सटेंशन में फैसिट पे सबसे ज्यादा फोर्स पड़ रहा होता है। What are the intervertebral discs? Intervertebral discs क्या है? These are the fibrocartilaginous discs that cushions the anterior spinal symphysis joint. दो पार्ट्स होते हैं इसके, न्यूक्लियस पल्पोसस, ठीक है, और जो है एन्युलस फाइब्रोसिस। सेंटर में जो है न्यूक्लियस पल्पोसस होता है, साइड में जो होता है इसका थिक फाइब्रोकार्टिलेजिनस रिंग होती है जिसको एन्युलस फाइब्रोसिस कहते हैं। Healthy intervertebral disc in adults account for approximately 1/4 of the height of spine. ठीक है, एक पर्सन की जो हाइट है उसका 1/4 जो है वो स्पाइन फॉर्म डिस्क फॉर्म कर रही होती है। ठीक है, यही रीजन है जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, एज बढ़ती जाती है, तो जाहिर सी बात है बॉडी में जो है वो डिस्क के वाटर कंटेंट जो होते हैं वो कम होते जाते हैं, डिस्क डिहाइड्रेशन की तरफ जाती है जो एक एजिंग प्रोसेस है। ठीक है, तो डिस्क की हाइट कम हो जाती है, डिस्क श्रिंक हो जाती है। इसी वजह से जब जो इंसान बड़ी एज में आता है तो आगे जाके वो नोट करते हैं कि उसकी हाइट थोड़ी कम हो गई है। वो तो कहते हैं कि हम मतलब आप बड़ों को कहते हुए सुनते होंगे, तो वो कहते हैं कि मैं झुक गया हूँ, मेरी हाइट कम हो गई है। तो दैट इज द रीजन कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो होती है वो श्रिंक हो जाती है। नॉर्मली यंग पर्सन में जो है 90% वाटर कंटेंट होता है एक डिस्क में। जैसे जैसे एज बढ़ती है वाटर कंटेंट कम होता जाता है। ठीक है, जैसे जैसे एजिंग प्रोसेस शुरू होता है वाटर कंटेंट उसका कम होता है, वो 90% से 35% हो जाता है वाटर कंटेंट, जिसकी वजह से डिस्क जो है वो श्रिंक हो जाती है। ये तो नेचुरल प्रोसेस भी है, लेकिन अगर कोई किसी का काम ऐसा है, किसी का पोस्चर खराब है, किसी की रूटीन ऐसी है, किसी का ऑक्यूपेशन ऐसा है जिसकी वजह से उसकी डिस्क पे ओवर प्रेशर पड़ता है, जैसे ड्राइवर्स हो गए, ठीक है, मोस्टली ट्रक ड्राइवर्स या कोई मशीनरी पे काम करते हैं जो हर वक्त एक वाइब्रेटरी सरफेस पे मतलब कांटेक्ट में है, तो उससे डिस्क पे बहुत बुरा असर पड़ता है। या फिर स्मोकर्स हो गए, स्मोकिंग का भी डिस्क पे जो है वो बहुत बुरा इफेक्ट है, उससे उस मतलब डिहाइड्रेशन की तरफ जाता है डिस्क। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर तो और ज्यादा जो है वो डिस्क पे समझो कि आपका बैड इफेक्ट्स पड़ते हैं। Mechanically, the annulus acts as the colloid spring whose tension holds the vertebral bodies together against the resistance. And the nucleus pulposus acts like a ball composed of an incompressible gel. मैंने कहा डिस्क का सेंट्रल पार्ट जिसको न्यूक्लियस पल्पोसिस कहते हैं और आउटर रिंग जिसको एन्युलस फाइब्रोसिस कह रहे हैं। जो सेंट्रल रिंग होती, जो एन्युलस फाइब्रोसिस होता है जो बाहर सराउंड कर रहा होता है,
एनुलस फाइब्रोसिस का काम होता है जॉइंट्स को एक दूसरे के करीब रखना, ठीक है, वो एक दूसरे से उसको अप्रोक्सीमेट करके रख रहा होता है दोनों इंटरवर्टिब्रल बॉडी, दोनों इंटरवर्टिब्रल जॉइंट्स को, ठीक है। और जो न्यूक्लियस पल्पोसिस होता है बीच वाला एरिया, उसका काम होता है इट एक्ट्स लाइक अ बॉल, ठीक है। बॉल का काम क्या होता है कि अगर किसी दो चीजों के बीच में आप बॉल रखते हो तो वो उन दो पार्ट्स को मिलने नहीं देता, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस पल्पोसिस का भी यही काम है कि एनुलस फाइब्रोसिस तो उसको करीब रख रहे हैं, न्यूक्लियस पल्पोसिस उसको एक दूसरे से थोड़ा सा दूर रखता है ताकि वो बिल्कुल स्टक ना हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से उसकी जो है स्पेस, इंटरवर्टिब्रल की जो जॉइंट की स्पेस है या उसकी स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहती है। अगर न्यूक्लियस पल्पोसिस किसी वजह से खराब हो जाए या मतलब उस पे जो है कोई भी इफेक्ट पड़ता है, कोई भी पैथोलॉजी हो जाए या कुछ वजह से हो जाए, तो जो है वो जॉइंट आपस में मिल जाएंगे, क्योंकि एक इनकम्प्रेसिबल जेल थी जो जॉइंट को मिलने से रोक रही थी, वो खत्म हो गई, जिसकी वजह से जॉइंट्स आपस में मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर एनिलस फाइब्रोसिस किसी वजह से जो है वो इफेक्ट होता है तो फिर क्या होगा कि मतलब एक नॉर्मल फिनोमेना नहीं रहेगी जो जॉइंट के स्पेस की होती है, ठीक है। स्पाइनल फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, लेटरल फ्लेक्शन प्रोड्यूस द कंप्रेसिव स्ट्रेस। जब भी स्पाइन पे फ्लेक्शन मूवमेंट होती है, टेंशन मूवमेंट होती है या लेटरल फ्लेक्शन मूवमेंट होती है, तो ये तीनों मूवमेंट जो है वो इस पे कंप्रेसिव फोर्स जो है वो क्रिएट कर रही होती है, ठीक है। एक साइड पे कंप्रेसिव, दूसरी साइड पे टेंसाइल। फॉर एग्जांपल हाँ, ये इस पिक्चर में एक्सटेंशन हो रही है स्पाइन की, ठीक है। एक्सटेंशन जब भी होगी तो डिस्क की एक साइड पे कंप्रेसिव फोर्स पड़ रहा है, दूसरी साइड पे टेंशन फोर्स पड़ रहा है। इसी तरह से जब ये तो एक्सटेंशन में जा रहा है, जब ये फ्लेक्शन में आएगा तब इस तरफ कंप्रेसिव फोर्स पड़ेगा, इस तरफ टेंशन फोर्स पड़ेगा, ठीक है। साइड फ्लेक्शन में आएगा तो राइट साइड फॉर एग्जांपल जो है वो साइड फ्लेक्स कर रहा है तो राइट साइड पे कंप्रेसिव फोर्स आएगा, लेफ्ट साइड पे टेंशन फोर्स आएगा, ठीक है। तो ये एक फोर्सेस की फिनोमेना है नॉर्मल। ये वही चीज दिखाई गई है कि जो एनुलस फाइब्रोसिस और न्यूक्लियस पल्पोसिस एक बॉल की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है, जो इन दोनों को वर्टिब्रास को आपस में मिलने से रोक रहा है। और एनुलस फाइब्रोसिस एक दूसरे से लाइक स्प्रिंग काम कर रहे हैं, स्प्रिंग का काम होता है एक दूसरे के करीब लाना, तो वो एक दूसरे को उसको करीब ला रहे और ये बॉल जो कि न्यूक्लियस पल्पोसिस है वो उसको रोक रहा है, ठीक है। वेयर इज द स्पाइनल रोटेशन क्रिएट अ शियर फोर्स, ठीक है। जब फ्लेक्शन होगी, एक्सटेंशन होगी, साइड फ्लेक्शन होगी, इन तीनों में वर्टिब्रा की एक साइड कंप्रेसिव फोर्स, दूसरी साइड टेंशन फोर्स पड़ेगा। जब रोटेशन मूवमेंट होगी तब जो है शियर फोर्स पड़ रहा होता है। तो ये सवाल बहुत आते हैं आपके पास कि इन मतलब कोई भी पर्टिकुलर मूवमेंट पूछी जाती है कि इस मूवमेंट में स्पाइन पे कौन सा फोर्स ज्यादा पड़ रहा है, तो ये याद रखिएगा यार। Stress on the disc is significantly higher with the flexion as compared to rotation. फ्लेक्शन में सबसे ज्यादा जो है वो आपके डिस्क पे फोर्स पड़ रहा होता है, स्ट्रेस पड़ रहा होता है। स्पाइन अंडरगोस हाई डिक्रीज। अच्छा, सबसे पहली पॉइंट अगर आप पढ़ें तो आपको एक चीज याद आती होगी जो मैंने बहुत दफा आप लोगों को बताई हुई है कि डिस्क का पेन हमेशा फ्लेक्शन में आता है, ठीक है। ये बात मैंने हमेशा आपको कही है कि जब भी किसी पेशेंट की डिस्क इन्वॉल्व होगी तो वो उसको जो है फ्लेक्शन में पेन होगा, एक्सटेंशन में डिक्रीज होगा, ठीक है। रीजन उसका यही है कि फ्लेक्शन मूवमेंट में डिस्क पे सबसे ज्यादा जो है वो स्ट्रेस पड़ रहा होता है, और एक पेशेंट की अगर डिस्क जो है अफेक्टेड है और हम फर्दर फ्लेक्शन मूवमेंट्स करवा रहे हैं तो उसका पेन बढ़ेगा। ये घर पे कोई वो ऐसी एक्टिविटीज कर रहा है जिससे बार बार उसको फ्लेक्स करना, तो उसका पेन बढ़ेगा। Spine undergoes a height decrease of up to nearly 2 centimeter over the course of the day. अर्ली मॉर्निंग जब आप लोग खुद पे भी नोट करोगे, कभी नोट करिएगा, ये मतलब
इस चीज को देखिएगा कि जब आप मॉर्निंग में उठते हो तो आपकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा होगी, ठीक है। जैसे जैसे आप मतलब उठते हो, एक्टिविटीज करते हो ये वो, तो आपकी मतलब जो है वो डिस्क की हाइट आपको कम, मतलब ओवरऑल आपको अपनी बॉडी की हाइट कम मिलेगी। तो स्पाइन जो होती है वो अप्रोक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर जो है वो डिक्रीज हो जाती है ओवर द कोर्स ऑफ डे, मतलब जैसे इंसान एक्टिविटी की तरफ जाता है, ठीक है। रीजन क्या है? क्योंकि मैंने कहा था कि 90% जो है वो वाटर कंटेंट होता है डिस्क में। तो जब जो है हम लोग रेस्ट कर रहे होते हैं या फिर रात में सो रहे होते हैं, तो स्पाइन की जो वाटर कंटेंट है वो वापस अपनी मतलब जगह पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से डिस्क अपनी वापस जो है वो स्ट्रक्चर में आ जाती है। फिर जब सुबह में हम उठ के एक्टिविटीज की तरफ जाते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में आते हैं, वेट बियरिंग पोजीशन में आते हैं, थोड़ा सा चलते फिरते हैं, तो जैसे ही हम उठते हैं जाहिर सी बात है स्पाइन पे फिर कंप्रेसिव फोर्सेस पड़ रहे हैं, स्पाइन पे फोर्सेस पड़ रहे हैं, डिस्क पे फोर्सेस पड़ रहे हैं, तो जिसकी वजह से फिर उसकी जो है वो आपको हाइट थोड़ी सी दिन में मतलब कम मिलेगी। जब रेस्ट में होंगे तो फिर आपको हाइट ज्यादा मिलेगी। Once pressure on the disc is relieved, the disc quickly reabsorb water। ये वही बात की गई है कि रात में जब हम सोते हैं, आराम करते हैं, तो जब प्रेशर डिस्क से हटता है तो वाटर जो है वो रीअब्सॉर्ब वापस होना शुरू हो जाता है। And the disc volume and the height are increased mostly when the person first arises in the morning. Hyperextension in the prone position and the trunk flexion in the supine position allow the rehydration and the height increase in the disc। ठीक है, अगर प्रोन पोजीशन में लेट के आप हाइपर एक्सटेंड करते हो, स्नैक पोजीशन जिसको कहते हैं, और ट्रंक फ्लेक्शन करते हो इन द सुपाइन पोजीशन, जैसे नी टू चेस्ट फ्लेक्शन हो गई या विलियम नी टू चेस्ट फ्लेक्शन जिसको आप कहते हो, तो दीज मूवमेंट्स अलाउज द रिहाइड्रेशन। ठीक है, ये मूवमेंट्स जो है डिस्क में रिहाइड्रेशन करवाती है, जिसकी वजह से डिस्क की हाइट वापस इंक्रीज हो जाती है, उसके वाटर कंटेंट्स जो है वो वापस रीअब्सॉर्ब होना शुरू होते हैं। दैट इज द रीजन के अगर पेशेंट मतलब हम लोग, आपने देखा होगा बैक पेन ये वो में ये वाली एक्सरसाइजेस करवाते रहते हैं, इसका रीजन यही है। इंजरी एंड एजिंग irreversibly reduces the water reabsorbing capacity and the shock absorbing capability of the disc. A typical geriatric disc fluid content reduced by approximately 35%। ये वही बात है जो मैंने अभी आपको पहले बताई कि नॉर्मल यंग पर्सन में 90% वाटर कंटेंट होता है डिस्क में। जैसे जैसे इंसान एजिंग की तरफ जा रहा है, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ रही है, तो वो जो है वो परसेंटेज जो है वो 35 हो जाती है, 90% से 35 हो जाती है। Factors such as the habitual smoking, exposure to vibration, जैसे मैंने कहा कि ट्रक ड्राइवर्स वगैरह, can negatively affect the disc nutrition while regular exercises can improve it. लिगामेंट्स स्पाइन पे कौन कौन से होते हैं? एक एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट होता है, पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट, स्पाइनस लिगामेंट, लिगामेंटम क्रूशियाई या फिर जिसको लिगामेंट ऑफ द नेक कहा जाता है, इंटरस्पाइनस लिगामेंट, इंटरट्रांसवर्स लिगामेंट, लिगामेंटम फ्लेवम, ये सारे लिगामेंट्स आपके। एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट, posterior longitudinal ligament, this is supraspinous ligament, this is ligamentum flavum, ठीक है, this is the interspinous ligament। तो ये सारे लिगामेंट्स होते हैं आपकी स्पाइन पे जो मिलके उसकी स्टेबिलिटी को जो है वो मेंटेन कर रहे होते हैं। स्पाइन के कर्व्स मैंने कहा था कि 4 कर्व्स होते हैं, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर और सैक्रल। तो स्पाइन में जो कर्व्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी कर्व्स एंड सेकेंडरी कर्व्स। व्हाट आर द प्राइमरी कर्व्स? प्राइमरी कर्व्स वो होते हैं जो जब इंसान पैदा होता है तो उसके नेचुरली मतलब बाय बर्थ होते हैं, ठीक है, और वो कॉनकेव होते हैं एंटीरियरली, जो कि आपके कौन कौन से हैं? थोरेसिक एंड सैक्रल, कॉनकेव एंटीरियरली होते हैं, ठीक है। दिस इज थोरेसिक, नीचे जो है वो सैक्रल, दीज आर कॉनकेव एंटीरियरली, यहाँ से आप देखिए।
these are concave anteriorly. ये आपके प्राइमरी कर्व्स हैं जो बाय बर्थ प्रेजेंट होते हैं। इंसान जैसे पैदा होता है तो उसके नेचुरली प्रेजेंट होते हैं सैक्रल एंड थोरेसिक। दूसरे सेकेंडरी स्पाइनल कर्व्स होते हैं। सेकेंडरी स्पाइनल कर्व्स होते हैं। सेकेंडरी स्पाइनल कर्व्स वो होते हैं जो मतलब के बाय बर्थ प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी बॉडी अपराइट पोजीशन में जाती है या वेट बियर करना स्टार्ट करती है। जैसे बच्चा बैठना सीखता है या खड़ा होना सीखता है, तब जाके वो स्पाइन जो है वो कर्व्स बनना शुरू होते हैं, जैसे आपके सर्वाइकल और लंबर। और ये पोस्टीरियरली कॉन्केव होते हैं। ठीक है, बच्चा जब बैठना सीखता है या गर्दन पकड़ना सीखता है तब उसका सर्वाइकल का फॉर्म होता है। जब वो बैठना सीखता है या खड़े होना सीखता है तब उसका लंबर कर्व जो है वो फॉर्म होता है। ये बाय बर्थ प्रेजेंट नहीं होते, बाय बर्थ थोरेसिक और सेक्रल होते हैं। ठीक है, दीज आर कॉन्केव पोस्टीरियरली। सर्वाइकल को देखें, दिस इज कॉन्केव पोस्टीरियरली। ये आपका लंबर, दिस इज आल्सो कॉन्केव पोस्टीरियरली। इसकी कॉन्केविटी देखें तो पोस्टीरियर साइड पे है। अगर थोरेसिक और सेक्रल की देखें तो इसकी कॉन्केविटी इंटीरियर साइड पे है। ठीक है, स्पाइन की एबनॉर्मलिटीज कौन कौन सी होती हैं या पोस्चर जो है वो एबनॉर्मलिटीज कौन सी हैं? लॉर्डोसिस, काइफोसिस, स्कोलियोसिस। जी, लॉर्डोसिस में जो है वो लंबर कर्व आपका इंक्रीज हो जाता है, काइफोसिस में आपका थोरेसिक कर्व इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और स्कोलियोसिस में आपका जो है वो कर्व जो है वो लंबर और थोरेसिक स्कोलियोसिस में लेटरल साइड पे जो है वो शिफ्ट हो जाता है, वन साइडेड शिफ्ट हो जाता है। लॉर्डोसिस जो है वो वीक एब्डोमिनल मसल्स की वजह से होता है और इसमें जो है वो आपका एंटी पेल्विक जो है वो एंटीरियरली टिल्ट हो जाता है या एंटीरियरली शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, लॉर्डोसिस एक पोजीशन आप ये कह सकते हो कि लंबर जो है वो हाइपर एक्सटेंशन में चला जाता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि एब्डोमिनल मसल्स वीक होते हैं तो उसको वो मैनेज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपके बैक के एक्सटेंसर्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और बैक जब भी हाइपर एक्सटेंशन में जाती है तो आपको पेल्विक जो है वो एंटीरियरली टिल्ट होता है। तो इस वजह से लॉर्डोसिस में बैक हाइपर एक्सटेंडेड होगा लंबर और पेल्विक एंटीरियरली टिल्ट हो जाएगा। Limited range of hip extension is associated with the exaggerated lumbar lordosis. ठीक है, कॉजेज उसके क्या है? कंजेनाइटल स्पाइनल डिफॉर्मिटी हो सकती है। ठीक है, बायपास डिफॉल्ट हो सकता है। वीकनेस ऑफ द एब्डोमिनल मसल, किसी वजह से एब्डोमिनल मसल्स वीक हो गए तो उसकी वजह से बाद में जाके लॉर्डोसिस डिफॉर्मिटी हो सकती है। पुअर पोस्चर हैबिट्स है या फिर कोई पर्सन स्पोर्ट्स में उसने ट्रेनिंग गलत ली है कि जिसकी वजह से उसने बैक के मसल्स को तो स्ट्रॉन्ग कर लिया लेकिन एब्डोमिनल मसल उसके एंटागोनिस्ट वीक पड़ गए, तो समझो कि बैड ट्रेनिंग हुई है, उसकी ट्रेनिंग सही से नहीं हो पाई है या किसी मसल की ओवर ट्रेनिंग हो गई है बैक मसल्स की, तो उसकी वजह से हो सकता है। रिपीटेड लंबर हाइपर एक्सटेंशन, पेशेंट की एक्टिविटी या उसका ऑक्यूपेशन ऐसा है जिसकी वजह से उसको बार बार हाइपर एक्सटेंशन करनी पड़ती है लंबर की, उसकी वजह से आगे जाके लॉर्डोसिस डिफॉर्मिटी हो सकती है। एंड लास्ट जो है वो जो मोस्ट कॉमन कॉज भी है ओबेसिटी। ओबेसिटी में आपके एब्डोमिनल मसल्स वीक हो जाते हैं जिसकी वजह से आपके बैक के मसल्स जो है वो समझो कि अनबैलेंस हो जाएंगे मसल्स, तो फिर उसकी वजह से लॉर्डोसिस डिफॉर्मिटी हो सकती है। काइफोसिस मैंने कहा कि दिस इज द एक्सेगरेटेड thoracic curve इंक्रीज हो जाता है। Kyphosis can result from the congenital deformity, abnormality. Pathology such as the osteoporosis, Troman's disease, in which one or the more waist develops. ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस हो गई, ये शॉर्मन्स डिजीज हो गई। शॉर्मन्स डिजीज आपको पता है कि इसमें क्या होता है कि वर्टिब्रा जो है वो वेज शेप में चली जाती है। ठीक है, बो पोजीशन, बो बैक पोजीशन कहते हैं उसको। ठीक है, कि वेज शेप में चले जाते हैं जिसकी वजह से जो है वो उसकी कर्व जो है वो इंक्रीज हो जाता है और
जो है आपकी काइफोसिस डिफॉर्मिटी कॉमन है। ठीक है, शॉमन्स डिजीज आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, मुझे इसकी डिटेल नहीं है। वो पता है कि मोस्टली जो है वो यंग एज में कॉमन है, 10 से 16 साल की एज में। ठीक है, और जो है वो mild cases can be treated by the exercises, stance of osteothoracic muscles, braces and surgical interventions are needed in the most severe cases. ये सारी चीजें आप लोगों ने बायोमेकेनिक्स में पढ़ी हुई है, मुझे इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। ठीक है, दिस इज द नॉर्मल स्पाइन, ये काइफोसिस। ठीक है, दिस इज काइफोसिस। थोरेसिक कर्व जो है वो इंक्रीज हो गया, वर्टिब्रल वेव शेप में जा रही है, हेड फॉरवर्ड पोजीशन में है। ठीक है, स्कोलियोसिस में जो है आपका स्पाइनल कर्व लेटरली डेविएट कर जाता है। ठीक है, थोरेसिक और लंबर स्पाइन दोनों इन्वॉल्व होती हैं। 70-90% जो है वो आइडियोपैथिक हैं, कोई ऑन कॉज नहीं है। दो टाइप्स होते हैं स्कोलियोसिस के, स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस। स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस क्या होती है, जिसमें जो है वो जो कर्व आपका साइड फ्लेक्शन में जा रहा है या साइड लेटरल साइड डेविएट हो रहा है, वो इनफ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, इनफ्लेक्सिबल होता है, और वो मतलब पोजीशन आप अगर पोस्चर को करेक्ट करते हो तो भी जो है वो लेटरल डेविएशन रहेगी, तब भी एबनॉर्मलिटी रहेगी, ठीक नहीं होगी। ठीक है, और नॉन स्ट्रक्चरल जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, मतलब कि आपका स्पाइन लेटरली डेविएटेड है, लेकिन अगर आप अपनी पोजीशन को ठीक करते हो तो वो जो है नॉर्मल स्पाइन अपनी पोजीशन में आ जाता है, जैसे कि ये दिस इज द फ्लेक्सिबल या नॉन स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस जिसको कह रहे हैं। ठीक है, दैट वन। नॉन स्ट्रक्चरल मैंने कहा कि फ्लेक्सिबल होता है, नॉन स्ट्रक्चरल फ्लेक्सिबल होता है। तो पेशेंट ने अपनी पोजीशन ठीक की है तो उसका कर्व बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, इसमें जो है ये लेटरली डेविएट है, स्कोलियोसिस डिफॉर्मिटी है। ठीक है, लेकिन पेशेंट ने अपना पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट रखा हुआ है, फिर भी जो है वहां पे स्पाइन जो है वो लेटरली डेविएटेड है, ठीक नहीं हुआ है। तो ये जो है वो इनफ्लेक्सिबल या स्ट्रक्चरल है, जो कि सर्जिकली ही ठीक हो सकता है। इसको आप कंजर्वेटिवली ठीक कर सकते हो। ठीक है, नॉन स्ट्रक्चरल को आप कंजर्वेटिवली ठीक कर सकते हो, स्ट्रक्चरल के लिए मोस्टली सर्जिकल साइड पे आप जाते हो, ये सीवियर केसेस होते हैं। ठीक है, ये पोस्चर रिलेटेड होते हैं कि हैबिचुअल हो गए या पोस्चर हो गए या मस्कुलर हो गए, तो इसको आप कंजर्वेटिव एक्सरसाइज या फिजियोथेरेपी के जरिए ठीक कर सकते हो। स्पाइन पे मूवमेंट्स कौन कौन सी होती हैं, पता है कि फ्लेक्शन होती है, एक्सटेंशन होती है, साइड फ्लेक्शन होती है, ठीक है, रोटेशन होती है। इसीलिए कहते हैं कि इसको जो है वो 3 प्लान मूवमेंट्स हो रही हैं आपकी स्पाइन पे, सारी मूवमेंट्स हो रही हैं। मसल्स जो है वो कौन कौन से होते हैं आपके स्पाइन पे जो फंक्शन कर रहे होते हैं। द मसल्स ऑफ द नेक एंड द ट्रंक आर नेम्ड इन पेयर्स। ठीक है, स्पाइन के जो भी मसल्स हैं जो स्पाइन पे हैं, मतलब वो पेयर्स फॉर्म में है, राइट साइड का होगा, लेफ्ट साइड का होगा। ठीक है, इसके राइट एब्डोमिनल्स, लेफ्ट एब्डोमिनल्स। ठीक है, इस तरह से मतलब राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे आपके पेयर फॉर्म में होते हैं, with one on the left and one on the right side of the body. These muscles can cause the lateral flexion and rotation of the trunk when they act unilaterally, and the trunk flexion and extension when acting bilaterally. ठीक है, सारे मसल्स पेयर फॉर्म में हैं अगर यूनिलेटरली एक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि राइट साइड के मसल्स काम कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ राइट साइड के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो राइट साइड की फ्लेक्शन या राइट साइड की रोटेशन करवा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर सिर्फ लेफ्ट साइड के कांटेक्ट कर रहे हैं तो वो लेफ्ट साइड की साइड फ्लेक्शन या रोटेशन मूवमेंट ऑफ स्पाइन करवाएंगे। ठीक है, अब वो मतलब कोई से भी होगी, सर्वाइकल के होंगे तो सर्वाइकल करवाएंगे, लंबर के होंगे तो लंबर की करवाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर बायलेटरली एक्ट करते हैं कि राइट और लेफ्ट दोनों मसल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपके स्पाइन पे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट। ठीक है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट जो है वो
बायलेटरली जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होती है, राइट साइड के भी मसल, लेफ्ट साइड के भी मसल्स। लेकिन जो लेटरल फ्लेक्जन मूवमेंट है या रोटेशनल मूवमेंट है स्पाइन की, वो यूनिलेटरली एक्टिंग ऑफ द मसल्स की वजह से होती है। ठीक है, ये मसल्स हैं सारे। ठीक है, ये मैं आपको सेंड कर दूंगी, आपको खुद याद करने होंगे कि कौन से मसल्स जो है वो फ्लेक्जन करवा रहे हैं, कौन से मसल एक्सटेंशन करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे मसल्स हैं, ये आपने खुद याद करने हैं। अच्छा, स्पाइन पे कौन कौन से वेट पड़ रहे हैं या लोड पड़ते हैं? एक आपका बॉडी वेट होता है, एक जो है वो जो लिगामेंट्स में टेंशन पड़ रही है, और दूसरी जो है मसल्स की टेंशन, एंड लास्ट एक्सटर्नल लोड, कोई भी आप अगर कैरी कर रहे हो हाथ वगैरह में। ठीक है, तो ये सारे लोड्स आपके स्पाइन पे पड़ रहे हैं। ठीक है, बहरहाल ये चीजें आपके समझो कि ये इंट्रो आपके लिए इतना ही काफी है। बाकी सारी चीजें बायोमैकेनिक्स रिलेटेड है जो आप पढ़ चुके हो पहले।